आलोक श्रीवास्तव का लिखा हुआ है, ठीक हुआ जो बिक गए सीनक मुट्ठी भर दीनारों में। वैसे भी तो जंग लगा था पश्तीनी हथियारों में। खेतों को मुट्ठी में भरना अब तक सीख नहीं पाया। यूं तो मेरा जीवन बीता सामंती अय्यारों में। नजदीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है। सोच समझकर घुलना मिलना अपने रिश्तेदारों में। चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं। एक ना एक बुराई तय है सारे इज्जतदारों में। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जहां पे सियासी और माशरती बिगाड़ इस वक्त पैदा हो रहा है, ना तो हम माशरती उस सतह पर पहुंच रहे हैं कि जहां पे मुआशी बेहतरी के इम्कानात हमारे सामने रोशन हो सके, और ना ही सियासी मंजरनामा हमें हमारे हक में दिखाई दे रहा है। एक दूसरे को दबाने की कोशिश चल रही है और एक दूसरे के इकदामात के ऊपर सिर्फ उसको फ्रेम करने की कोशिश चल रही है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के नए टिकटॉक अकाउंट पर 2 से कम दिनों में तकरीबन 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स उनकी जमात तहरीक इंसाफ ने उनकी मकबूलियत का सबूत देकर फराम किया। ये दादोशुमार एक तनाजे को जन्म दे रहे हैं। अगरचे इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले नौजवानों में मकबूल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक की दुनिया में कदम रखा है, लेकिन 9 मई को फाजी इमलाक और तनसीबात पर हमलों के बाद मुल्क के मकामी जराए अबलाग पर गैर लानिया पाबंदी का सामना कर रहे हैं वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ। उन्होंने पाबंदी का सामना करने के साथ साथ एक हल ये निकाला कि सोशल मीडिया पे कोई नई चीज मुतारिफ करवाई जाए। यानी पहले सियासतदान जो है वो सोशल मीडिया पे टिकटॉक अकाउंट नहीं बनाते, उन्होंने अपना टिकटॉक अकाउंट बना लिया। पाकिस्तान में सियासी जमातों और सियासी रहनुमाओं की जानिब से सोशल मीडिया के इस्तेमाल में तहरीक इंसाफ जो है वो आए दिन नित नई हिकमत अमली के साथ सामने आती है। तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहां पे एक पैगाम लिखा गया था कि टिकटॉक पे सिर्फ 26 घंटों के दौरान 2 मिलियन फॉलोअर्स, हम हकीकी मानों में इमरान खान के दौर में जी रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया जो लीड करते हैं जबरान इलियास, उन्होंने कहा कि इमरान खान एक ब्रांड है और वो जल्द दोबारा पाकिस्तानियों के वजीर आजम बन जाएंगे। टिकटॉक की इस वीडियो की मकबूलियत की वजह से मुखालिफिन जो है या सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी भी बपा है। इमरान खान साहब के टिकटॉक अकाउंट बनने के बाद एक जानिब जहां मुल्क में आइंदा इंतखाबी मुहिम में सोशल मीडिया टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म की अहमियत पर बात हो रही है, वहीं एक दिलचस्प पहलू यह है कि उन्हें जन्नत मिर्जा से मुकाबले का भी कहा जा रहा है कि ये जन्नत मिर्जा से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन पीटीआई की जानिब से 2 दिन के कलील अरसे में जिन अदादोशुमार का हवाला दिया गया, उसके बाद बाज लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि आया ट्विटर की तरह टिकटॉक पर भी क्या जाली अकाउंट्स के जरिए फॉलोअर्स और व्यूज हासिल किए जा सकते हैं। तो बेशतर जो सोशल मीडिया चलाने वाले हैं वो ये समझते हैं कि वीडियो के ऊपर व्यूज हासिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, जिसका एक सबूत पीटीआई से छोड़ के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वाले एक वर्ग साहब दे भी चुके हैं कि उनके 436 के करीब उनके फॉलोअर्स थे और उन्होंने कोई 3 मिलियन के करीब व्यूज ले लिए थे। लेकिन वहां पे सवाल ये पैदा होता है कि व्यूज आप ले सकते हैं, फॉलोअर्स इतनी बड़ी तादाद में कहां ले सकते हैं। आप जाली अकाउंट से फॉलोअर्स ले लें, आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख ज्यादा से ज्यादा मिल जाएंगे, 4 लाख मिल जाएंगे, लेकिन ये मिलियंस में फॉलोअर्स हासिल करना ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ता है। प्लेटफॉर्म जो ज्वाइन करने का फैसला किया वो उनके मुताबिक सबसे राब्ता कायम करने के लिए किया गया। ये जो तशहीरी क्लिप था इस पर अब तक 13 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और टिकटॉक पे इस इस्तेकबाल पर इमरान खान ने अपने चाहने वालों का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन इलेक्शन होने जा रहा है और इसमें आपने शिरकत करनी है। बहुत सारे लोग अब इसको अगर तशबीह देते हैं तो इसके बाद जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है वहां पे भी खलबली मची हुई है। वहां पे जब इसकी तरदीद आई कि व्यूज तो लिए जा सकते हैं तो वहां पे एक सवाल ये पैदा हुआ कि अगर इस तरीके से व्यूज लिए जा सकते हैं तो हमारे व्यूज क्यों ना आए। ये जब हम अपनी मजबूती चाह रहे थे अपनी पार्टी की और हम ये चाह रहे थे कि हम सोशल मीडिया के ऊपर मकबूल हों और जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर काउंटर अटैक करना चाह रहे थे, तो अगर इस तरह के व्यूज लिए जा सकते थे तो हमें भी लेने चाहिए थे। अब जो आके सिर्फ मंतक ये पेश कर रहे हैं कि ये जाली व्यूज हैं, तो ये व्यूज हमने क्यों ना लिए, ताकि हम ये साबित कर सकते हैं कि ये व्यूज लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हम ये साबित कर सकते हैं कि हम मुकाबला आपका कर सकते हैं। हम ये साबित कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जंग नहीं लड़ी जा सकती, हकीकी मानों में जंग लड़ी जा सकती है। तो अब वहां पे भी खलबली मची हुई है। बिलाशुबा पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं वो एक ट्रेंड सेटर तो हैं, उन्होंने अब एक नया ट्रेंड सेट कर दिया और इस ट्रेंड सेट होने में
जहां पे खलबली मची हुई है, वहां पे हैरत अंगेज बात यह भी है कि पीटीआई के जो कारकुनान है वो फिर से मुत्तहिद होने जा रहे हैं। लेकिन पीटीआई को अंदर से जो काटने की कोशिश की जा रही है वो किस हद तक कारगर साबित होगी। परवेज खटक साहब की जो एंट्री हुई खैबर पख्तूनख्वा में, तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आला परवेज खटक साहब की जानिब से जो एक नई सियासी जमात जिसे तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का नाम दिया गया, उसके कयाम के फौरी बाद मुतअद्दिद अराकीन की जानिब से ऐसे ऐलानात सामने आ रहे हैं जिनमें इस जमात से वाबस्तगी की तरदीद की जा रही है। परवेज खटक साहब की जानिब से किए जाने वाले दावे फिर मशकूक होते जा रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि मेरे साथ जो रवाबित में है वो 50 से जायद अराकीन असम्बली है। सियासी मुबस्सरीन जो है वो तहरीक इंसाफ के इस धड़े की सियासी और इंतखाबी अहमियत पर भी सवाल उठाते दिखाई देते हैं। नई जमात के ऐलान में कहा गया कि परवेज खटक साहब को 57 साबिक अराकीन की हमायत हासिल है। लेकिन पीर के दिन एक निजी शादी हॉल में जब ये तकरीब मुनक्किद हो रही थी, सहाफियों को इससे दूर रखा गया। और मैंने कल के व्लॉग में ये बात की थी कि सहाफियों को जो दूर रखा गया है, सहाफियों को दूर रखने के साथ साथ उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए। चमकनी थाना जाने के बाद उन्हें ये बताया गया कि मोबाइल फोन आपके बाद में लिए जाएंगे। परवेज खटक साहब की पार्टी से कोई ताल्लुक ना होने के जो बयानात अब तक सामने आए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ खड़े होने का जो दावा कर रहे हैं, इसमें भी 9 के करीब अफराद हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी तादाद बढ़ सकती है। सवाल ये उठ रहा है कि आइंदा आम इंतखाबात में ये नई जमात क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा पाएगी। 9 साबिक अरकान असम्बली के ऑडियो और वीडियो पैगामात मौजूद है जिनमें उनका कहना है कि उन्होंने परवेज खटक की जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं की, बल्कि वो इमरान खान साहब के साथ है। ऐसे ही एक उम्मीदवार आजम खान है जो पी के 13 लोअर दीर से हैं, रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए थे। उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि हम चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के सिपाही हैं और मरते दम तक उनके साथ रहेंगे। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार मशवानी साहब हैं, उन्होंने भी एक पैगाम जारी किया और उनका कहना है कि जो जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से कायम की गई है उसमें मेरी असम्बली की तस्वीर लेकर यह तासुर दिया गया है कि मैंने परवेज खटक साहब की जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली है। हालांकि यह दुरुस्त नहीं है, बल्कि मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं। अब ये जो पैगामात मंजर-ए-आम पे आना शुरू हैं, इसमें मकबूलियत किसकी बढ़ रही है और किसकी कम हो रही है, किसके वोट बैंक में इजाफा हो रहा है, किसमें कमी वाकई हो रही है। कौन ये कह रहा था कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा से खत्म होगी और कौन ये पैगामात दे के बता रहा है कि पीटीआई तो यहाँ पे है। उनका ये कहना था कि ये जितने भी रहनुमा हैं उन्होंने कहा कि हम इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ सकते इस वक्त। इसी तरह पीके 36 है, वहां से साबिक एमपीए नवाबजादा फरीद सलाहुद्दीन और पीके 41 से साबिक एमपीए कलंदर खान लोधी जो है उन्होंने भी तरदीदी पोस्ट की और वजाहती बयान जारी किया जिसमें उनका कहना है कि वो इमरान खान के साथ हैं और आइंदा भी उन्हीं के साथ रहेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने दावा किया था कि साबिक वजीर आला परवेज खटक साहब जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए गए थे, ताहम उन्होंने जमात के ओहदे से मुस्ताफी होने का फिर ऐलान किया। तहरीक इंसाफ ने बाद में उन पर जमात के अराकीन को पार्टी छोड़ने की तरगीब दिलाने का इल्जाम लगाते हुए शोकॉज नोटिस पहले जारी किया। शोकॉज नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जा सकता, तसल्ली बख्श जवाब तो दूर की बात है, उन्होंने हल्का फुल्का जवाब देना भी गवारा न किया, फिर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। परवेज खटक साहब ने जहांगीर तरीन की सरपरस्ती में कायम होने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की खबरों को रद्द किया, तो यह तासुर गहरा हो गया कि वो एक अलग ग्रुप या जमात कायम करेंगे। पीटीआई के रहनुमाओं का यह दावा है कि असद कैसर साहब जो हैं, उसके अलावा तैमूर सलीम झगड़ा साहब जो हैं, शौकत यूसुफ जही साहब जो हैं, अली अमीन गंडापुर साहब, मुराद सईद साहब, उमर अयूब साहब, अरबाब शेर अली, आतिफ खान साहब, जो दीगर रहनुमा हैं, इनसे भी राबिता किया गया, लेकिन इन्होंने परवेज खटक साहब के ग्रुप में शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ जो बात काबिल गौर है वो साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब की है, जो परवेज खटक साहब के साथ उस तकरीब में शामिल नजर आए थे, जिसके बाद जोड़ तोड़ के माहिर सियासतदानों की गर्दान होने लगी कि परवेज खटक साहब जोड़ तोड़ के माहिर हैं, उधर जहांगीर तरीन साहब के बारे में होने लगी कि वो जोड़ तोड़ के माहिर हैं। तो ये सियासतदान कम हथौड़ा और एल्फी ज्यादा लगते हैं कि जब किसी को जोड़ना हो तो एल्फी लगा लें, जब किसी को तोड़ना हो तो हथौड़ा लगा लें। ये पाकिस्तान की सितम जरीफी है कि यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे बड़ी पार्टी का बरसर इक्तदार आना भी दूर की बात है। यहाँ पे बड़ी पार्टी को छोटी छोटी टोलियों की सूरत में तोड़ दिया जाता है ताकि बरसर इक्तदार आने की जो तगोदो है वो तवील होती जाए और कोई भी ये ख्वाब अपनी आंखों में ना सजा सके कि मेरी जमात जो है वो बरसर इक्तदार आ सकती है। वो चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, या चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी तोड़ा गया, उनके दीगर अफराद भी साथ से हटाए गए, वफादारियां तब्दील करने की बातें होती रही, उनकी अपने ही उनके ऊपर नशेमन पे बिजलियां गिराते रहे, और अब यही सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चल रही है। क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान जो है उन्होंने साइफर से मुतल्लिक अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया।
जरा ये बताते हैं कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने इतराफी बयान रिकॉर्ड कराया। आजम खान साहब ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ बयान रिकॉर्ड कराते हुए साइफर को एक सोची समझी साजिश करार दिया और ये उसी बयानिए को तकवीयत देता है जो बयानिया इस वक्त वफाकी हुकूमत ने अपनाया था साइफर को लेकर। आजम खान साहब ने कहा कि साइफर के मामले पर तमाम काबीना अरकान को मुलव्वस किया गया, तमाम लोगों को बताया गया कि साइफर को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। साइफर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, साइफर को सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया और ये ड्रामा प्री प्लान बनाया गया था। जरा ये भी बताते हैं कि आजम खान साहब ने अपने एतराफी बयान में कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तरह हकायक को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। आजम खान साहब के बयान के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। ये बहुत बड़ा इल्जाम है और ये इल्जाम अगर सच्चाई पर मबनी है तो फिर खान साहब की सियासत भी डावाडोल है, और अगर ये गलती पर मबनी है तो हो सकता है ये किसी और को भी लपेट में ले ले। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर मुझसे 9 मार्च को ले लिया और बाद में गुम कर दिया। आजम खान साहब ने यह एतराफी बयान में कहा, जरा ही बताते हैं। पीटीआई ने साइफर ड्रामे के जरिए अवाम में मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। साइफर को जानबूझकर मुल्की सलामती इदारों और अमेरिका की मिली भगत का गलत रंग दिया गया। मना करने के बावजूद चेयरमैन पीटीआई ने सीक्रेट मुरासला जाती मफाद के लिए लहराया। यानी इस पे फिर एक और बात बनती है, आगे चल के बताता हूं। 8 मार्च 2022 को सेक्रेटरी खारजा ने आजम खान को साइफर के बारे में बताया और शाह महमूद कुरैशी साबिक वज़ीर आज़म को साइफर के मुतल्लिक पहले ही बता चुके थे, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर को अपोजिशन और स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने साइफर अपने पास रख लिया जो कि कानून की खिलाफ वर्जी था। साइफर वापस मांगने पर चेयरमैन पीटीआई ने उसके गुम होने का बताया। अब ये चीजें हैं जो आजम खान साहब की तरफ से रिपोर्ट हो रही हैं। एक बात ये वफाकी हुकूमत बयानिया ये अपनाती है कि साइफर जो था और जो लहराया गया था वो एक सादा कागज था जो लहरा के उसे साइफर बताया गया। तो वहां पे वो कहते हैं कि उन्होंने साइफर को लहरा के सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। यानी यहां पे वो ये बात मान रहे हैं कि जो लहराया गया वो असल में साइफर ही था। दूसरी बात ये कि साइफर का कोई वजूद ही नहीं था। अब वो कहते हैं कि साइफर था और साइफर को गलत रंग दिया गया। अगर साइफर है तो साइफर असल में होता क्या है? साइफर किसी खदशे का इजहार किया जाता है और किसी खदशे का जो इजहार किया गया उसी खदशे के इजहार के बयान पे एक पॉलिटिकल नैरेटिव बना लिया गया, वो उनकी मंशा के मुताबिक उनको पॉलिटिकल बेनिफिट दे गया, तो ये अलग मामला है। लेकिन साइफर की क्या बुनियाद थी या साइफर जनरेट किया गया, ये दो मुख्तलिफ सवाल है। तो क्या इस तरीके से वादा माफ गवाह बना के किसी पार्टी के चेयरमैन को नाहल करवा के या दबा के अपनी सियासत को चमकाया जा सकता है, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ गामजन किया जा सकता है? एक सवाल है। मोहम्मद खान भट्टी साहब ने भी साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही साहब के खिलाफ बहुत सारे बयान दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा जो है उसको अगर रिलेट करें आप सियासी मंजरनामे से तो 25.9% तक महंगाई रहने का इंदिया IMF ने दिया। IMF ने कहा कि तरक्की की शरह 2.5% हो सकती है और 2024 में बेरोजगारी की शरह कम होकर 8% पर आ सकती है। IMF का कहना है कि दरामदात पर पाबंदियां प्रोग्राम के खात्मे तक हटा दी जाएंगी और पाकिस्तान का मालियाती खसारा मईशत का 7.5% रहने का इम्कान है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान के प्रोग्राम पे अमल दरामद की मॉनिटरिंग की जाएगी और हुकूमत स्टेट बैंक से नया कर्ज नहीं लेगी। अगले साल पेट्रोलियम लेवी 1000 अरब रुपए से भी तजावुज करने का इम्कान है। तैयार रहें। पाकिस्तान को दिसंबर 2023 तक मल्टाइलेटरल और हाईलेटरल के तहत $12 अरब मिलने का इम्कान है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती लाना होगी, मालियाती खसारा कम करने के लिए सूबों को सरप्लस बजट देना होगा। पाकिस्तान IMF मुआहिदे की तफसीलात भी जारी हो चुकी हैं जिसके मुताबिक पाकिस्तानियों के ऊपर मजीद बोझ पड़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जो मैं बारहा ये कहता रहा हूं कि मिनी बजट लाया जाएगा और बोझ में मजीद इजाफा किया जाएगा, अरबों रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। IMF ने पाकिस्तान के साथ होने वाले मुआहिदे की जो तफसीलात जारी की हैं उन तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF को तवानाई पर सब्सिडी कम करने और रेवेन्यू बढ़ाने के अलावा दरामदात पर पाबंदी हटाने का यकीन भी दिलाया। यानी वही मामला है कि 200 यूनिट का अगर बिल आपके यहाँ प्राइस कंट्रोल उसके बाद सारे सरप्लस के बाद और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद आपके पास 12,000 रुपए का आता था, वो अब बढ़ के 16,000 या 18,000 रुपए तक पहुंच जाएगा। तो उसके साथ साथ ये जो तमाम तर तवानाई के मंसूबे हैं ये महंगे होते जाएंगे। एक तरफ वज़ीर आज़म कहते हैं कि लोग हमें कहते हैं महंगे तवानाई के मंसूबों की बदौलत मुल्क के अंदर बदहाली है, तो बदहाली है तो बेहतरी के लिए इम्कानात तो करना होंगे। तो ये बताइए कि महंगे तवानाई के मंसूबे रशिया के सदर
क्या प्यूटन लगाए गए थे? क्या तमाम के तमाम मंसूबे इमरान खान ने लगा रखे हैं? क्या तमाम के तमाम मंसूबे इंडिया से कोई आके लगा गया और आपके लिए बारूदी सुरंगें बिछा गया? ये तमाम महंगे तवानाई के मंसूबे आप ही के लगाए हुए हैं। और अब जब आपको ये लगता है कि मुआशी बदहाली इस तरह रक्सा है, हमारे चारों तरफ ये मुआशी बदहाली की चुड़ैल जो रक्स कर रही है, ये हमारे इर्द गिर्द जब मंडलाती रहेगी तो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी और वोट बैंक में कमी वाकई होगी। इसीलिए आखिरी ऑप्शन ये है कि किसी को इस हद तक दबाया जाए, इस हद तक दबाया जाए कि बाउंस बैक करने का भी मौका ना मिले। देखिए कि कितने दिनों में कितना दबाया जाता है और किस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलता है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।